हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। चलो ठीक है, नोटबुक निकालो। लो बेटा, कहाँ तक हो गया था? हाँ भाई, एटॉमिक रेडियस की बात चल रही थी। और एटॉमिक रेडियस में कोवलेंट रेडियस, पोलर और नॉन पोलर दोनों का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेटेलिक रेडियस, धात्विक क्रिस्टल जालक जो है उसकी कहानी भी कंप्लीट हो गई थी। चलिएगा, लो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वंडरवॉल रेडियस। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल है, वंडरवॉल रेडियस। चलो सर, बात करते हैं अपने वंडरवॉल रेडियस की, कि वंडरवॉल रेडियस क्या होता है और कैसे हम लोग उसको बताते हैं। चलो सर, एक छोटी सी बात करते हैं कि आप लोगों ने अलग अलग टाइप के फोर्स पढ़े होंगे, बल पढ़े होंगे। उसमें से एक फोर्स आता है, कौन सा? वंडरवॉल। क्या कोई ये बता सकता है क्या कि वंडरवॉल फोर्स जो है वो रियल होता है या हाइपोथेटिकल होता है? हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है। यानी कि जहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, वहां पर कौन सा लग जाता है? वंडरवॉल। जैसे नहीं होता क्या, मतलब अपने गांव में नहीं होता क्या कि मतलब यार उस चौराहे पे मत जाना, वहां पे रात में भूत होता है। अरे अपन ऐसा नहीं कहते क्या? अरे आप जिस भूतनी होती है। हाँ वो मतलब जेंडर तुम डिसाइड कर लो, लेकिन प्रजाति वही है। अब तुम चुड़ैल बना लो या भूतनी बना लो, वो तुम्हारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। अब सुनो, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये चीजें क्या होती हैं, एक हाइपोथेटिकल चीज होती है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जैसे अपन बात करते हैं इनर्ट गैस की, अक्रिय गैसों की, तो आप लोग, नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही। अभी ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। ये कौन है भाई? शक्ति सिंह राठौड़। बेटा राठौड़ साहब, थोड़ा सा कानों का इलाज कराओ या अपना माइक्रोफोन सही करो। हाँ, अब सुनो भाई, अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपकी जो इनर्ट गैसेज है, इनर्ट गैस की बात करें तो इनर्ट गैस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। वो किसी से क्रिया नहीं करती, ना ही जल्दी से बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। कुछ को छोड़ दो, जैसे जेनॉन है उसको छोड़ दो, तो जनरली इनमें ये प्रॉपर्टी होती है। तो अपन लोग क्या कहते हैं कि इनमें आपस में कोई बंध नहीं बनता। लेकिन अगर हम लोग इनको गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि सर यहां पर इनके बीच में क्या लगता है, एक फोर्स काम करता है। तभी ये अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर पाते हैं। और वो फोर्स हम लोग कौन सा बताते हैं? तो अपन कहते हैं कि वो होता है वंडरवॉल फोर्स, या जिसने को आपने नाम सुना होगा, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। नाम सुना हुआ है क्या? अरे हाँ या ना? यस सर। एलडीएफ फोर्स यहाँ पर काम करता है, और हम लोग कह देते हैं कि सर ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल है। अब इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा? वीक ही होगा। भाई देखो, जैसे अंधेरा होने के बाद भूत आता है या भूतनी आती है, लेकिन जैसे ही दिन उग जाता है या फिर वहां पर लाइट जला दो, तो क्या भूतनी आती है क्या? नहीं सर। हाँ या ना? तो वो क्या है, एक वीक फोर्स है जो हमें डरा रहा है, या हम कहते हैं कि सर यहाँ पर ये एक दुर्बल बल है जो क्या कर रहा है, गैसों को किस में लेके आ रहा है, लिक्विड और सॉलिड में। अब देखो, सबको पता है कि सर गैस को अगर लिक्विफाई करना है या सॉलिडिफाई करना है, तो आपको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ध्यान से सुनना, मान लो कि सर मेरे पास कोई इनर्ट गैस है। मैंने एक इनर्ट गैस को क्या करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है। सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा आया? वंडरवॉल। अब वंडरवॉल फोर्स है वीक, तो क्या आप लोगों की जो गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी, उसके मॉलिक्यूल जो है वो क्लोज पैक होंगे या फिर एकदम से दुर्बल बंधित होंगे? दुर्बल बंधित। दुर्बल बंधित होंगे तो क्या वो एक दूसरे के एकदम से पास पास में आके रहेंगे जैसे मेटल में होता है? नो सर, वो क्या होंगे, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसी आधार पर हम वंडरवॉल फोर्स के आधार पर किसकी बात करते हैं, वंडरवॉल रेडियस की बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या है, वंडरवॉल रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेज। यानी कि आप लोगों की जो इनर्ट गैसेज होती हैं, इनकी वंडरवॉल रेडियाई की हम बात करते हैं। तो दो इनर्ट गैस के एटम हम यहाँ पर काम में ले लेते हैं। पहला इनर्ट गैस का एटम कौन सा है? आर्गन, और ये इसका न्यूक्लियस है। और यहाँ पर ये जो दूसरी इनर्ट गैस है, यही इनर्ट गैस है, और उसका दूसरा एटम कौन सा है? आर्गन। अगर मैं इनको सॉलिड में कन्वर्ट करता हूं, तो इनके बीच में एक प्रॉपर गैप प्रेजेंट होगा। और आप लोग क्या कह दोगे कि सर इन दोनों के न्यूक्लियस जो हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम क्या कर लेंगे, मेजर कर लेंगे।
इस डिस्टेंस को हम क्या कहते आ रहे हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा तो आपको याद होगा कि अगर कोई भी रेडियस आपको चाहिए तो आप क्या करते हो? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देते हो? हाफ कर देते हो। तो हम क्या कहते हैं कि हमें क्या मिल जाती है? आपकी वॉन डर वॉल रेडियस की वैल्यू मिल जाती है। अब ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पर ये जो वैल्यू मिलेगा ये अपने एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? तो अपन क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब आपको कल के लेक्चर पे लेके चलते हैं। कल के लेक्चर में हमने बात करी थी कि सर आप लोगों की कौन सी कोवलेंट रेडियस थी, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों नाभिकों के बीच में क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड था। अरे हाँ या ना? सर मेटेलिक में हमने बात करी थी कि वहां पर हमने एक वर्ड काम में लिया था, कौन सा? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल वाला आपको बताया भी था। उसमें हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन वहां पर फ्री होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की डिस्टेंस को मेजर किया जाता है और यहाँ पर तो आप लोगों के सामने कंडीशन है ही है। तो वंडरवॉल जो होता है उसमें वैल्यू औकात से ज्यादा मिलता है। मेटेलिक में जितना होना चाहिए ऑलमोस्ट उतना ही मिलता है और कोवलेंट में जितना होना चाहिए उससे क्या मिलता है? कम मिलता है। तो मैं आपसे ये कह दूं कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर एटम ले लो, कोई भी जो आपका मन करे, और अगर उसके लिए तीनों टाइप की रेडियस का मेजरमेंट किया जाए, कौन सा? कोवलेंट, वंडरवॉल और मेटेलिक, तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी रेडियस का मिलेगा? वंडरवॉल का। फिर किसका मिलेगा? मेटेलिक का। और फिर कौन सा मिलेगा? कोवलेंट का। बात पल्ले पड़ गई सबको? अरे हाँ या ना? ये एकदम से सिंपल सा फिनोमिना होता है। तो लिखना स्टार्ट कीजिएगा। नंबर ए हेडिंग लगा दो, वंडरवॉल रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेज। वंडरवॉल रेडियस ऑफ इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैस की बात चल रही है तो इसमें लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखो, ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में दो पास पास स्थित ठोस अवस्था में दो पास पास स्थित अक्रिय गैस परमाणुओं दो पास पास स्थित अक्रिय गैस परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा दो पास पास स्थित अक्रिय गैस परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा आधा वंडरवॉल त्रिज्या कहलाता है। वंडरवॉल त्रिज्या कहलाता है। वंडरवॉल त्रिज्या कहलाता है। क्लियर सर? अब देखो सर, मैंने वर्ड यूज किया है दो पास पास स्थित। हो सकता है आपके दिमाग में हो कि सर एक परमाणु यहां पर है और दूसरा परमाणु ठोस अवस्था में यहां पर है, दोनों पास पास नहीं है, बहुत दूर हैं, और तुम उसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ले लो और बोलो कि सर हम तो इसका आधा करेंगे। ना भाई, जो दो सबसे पास में होंगे उन्हीं दो परमाणुओं को आपको कंसिडर करना है। तो नोट कीजिएगा डायग्राम फटाफट। हो गया? चलिएगा, इसमें बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। बी पॉइंट क्या कह रहा है कि वॉन्डरवॉल रेडियस किसका? तो अपन कह रहे हैं कि ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का वॉन्डरवॉल रेडियस जो है उसको हम लोग यहां पर कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना, वर्ड लिखा हुआ है नॉन मेटल। नॉन मेटल के लिए भी वॉन्डरवॉल रेडियस होता है या नहीं होता, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेता हूं नॉन मेटल का, और वो नॉन मेटल का मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, जो आपको अच्छा लगे आप यहां पर ले सकते हो। मैंने कहा कि सर ये मेरे पास क्या है? एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, ये Cl2। ठीक है। मैं आपसे कह दूं कि नॉन मेटल है तो इनके बीच में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना हुआ है, और ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है तो यहाँ पर इस कोवलेंट बॉन्ड की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को मैं बता देता हूं कितना है? T1। करेक्ट है। ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल मेरे पास है और उस मॉलिक्यूल को भी मैं यहाँ पर बना देता हूं। ये लीजिएगा सर आपका दूसरा मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल भी किसका है? तो अपन ने कहा कि क्लोरीन गैस का है। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये डिस्टेंस यानी कि ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी कितना आएगा? D1। क्यों? दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो दोनों की अंतर नाभिकीय दूरी का मान भी क्या आएगा? समान। अब एक बात बताओ कि इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बल लग रहा है? वॉन्डरवॉल। अरे हाँ या ना? जहां वॉन्डरवॉल फोर्स लग सकता है वहां पर वॉन्डरवॉल रेडियस आ सकती है। तो अपन क्या करेंगे? इस क्लोरीन गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे
तो ये जो दोनों परमाणु आपको दिख रहे हैं, ये दोनों परमाणु जो अपने रेड मार्कर से मार्क किए हैं, क्या ये दोनों परमाणु आपस में बंधित हैं या अबंधित हैं? अबंधित। तो अपन क्या बोलेंगे? अबंधित है और अधातु परमाणु है, साथ में ठोस अवस्था है, और इन दोनों की जो ये अंतरनाभिकीय दूरी है, ये कितनी हो जाएगी? d2। तो अपन क्या बोलेंगे कि यदि मैं d1/2 कर दूं और मैं d2/2 कर दूं, तो क्या मेरे को दोनों रेडियस जो मिलेंगी वो एक जैसी होंगी प्रकार में या भिन्न भिन्न होंगी? तो अपन क्या बोलेंगे? भिन्न भिन्न। क्यों? क्योंकि ये जो है ये हमें क्या देगा? कोवलेंट रेडियस। और ये वाला जो है वो हमें क्या देगा? वॉन ड वॉल रेडियस। बात पल्ले पड़ गई क्या? तो इनर्ट गैस के साथ साथ हम लोग नॉन मेटल की भी बात कर सकते हैं, जहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? आपकी वॉन ड वॉल रेडियस को यहां पर कंपेयर कर सकते हैं। तो छोटा सा डेफिनेशन है, लिखिएगा। देखो, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में दो पास पास स्थित, ठोस अवस्था में दो पास पास स्थित अबंधित, अबंधित अधातु, पास पास स्थित दो अबंधित अधातु परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा, अबंधित अधातु परमाणुओं की अंतरनाभिकीय दूरी का आधा, आधा वॉन ड वॉल त्रिज्या होता है। वॉन ड वॉल त्रिज्या होता है, आधा वॉन ड वॉल त्रिज्या होता है, वॉन ड वॉल त्रिज्या होता है। डायग्राम ड्रॉ करो सर फटाफट। वंडरवॉल त्रिज्या जो है वो आप किसी के लिए भी बना सकते हो, उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वंडरवॉल एक हाइपोथेटिकल फोर्स है और हाइपोथेटिकल फोर्स कहीं भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भूत कहीं भी हो सकता है। तो अपनी केमिस्ट्री का जो भूतिया बल है वो कौन है? आपका वंडरवॉल। हो गया भाई? याद रखना, ठोस अवस्था में ही तुम डिसाइड करोगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे कि अगर गैसीय अवस्था में है तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे। अगर तुम इनको पकड़ना भी चाहोगे तो एक इधर चला जाएगा, दूसरा किधर जाएगा पता नहीं। क्लियर? तो ये कहानी किसकी होती है? तो अपन कहते हैं कि सर इसकी होती है। तो चलिएगा, अब हमने जो बात बोली थी कि सर सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और आप लोगों के मेटालिक बॉन्ड में, या मैं कह दूं कि मेटालिक क्रिस्टल में, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो यार एक बात बताओ कि धात्विक बंध में जो फोर्स लगेगा वो, और मेटालिक जो बॉन्ड है उसमें जो फोर्स लगेगा वो, तो में से कौन सा स्ट्रांग होगा? बस बस बस, रुको। एक तो यो नाभिक और दूजा यो नाभिक, इन दोनों के बीच में कौन है? इलेक्ट्रॉन। बात पल्ले पड़ गई क्या? अरे हाँ या ना? ये किसकी कहानी है? तुम क्या बोलोगे? कोवलेंट की। करेक्ट क्या? ठीक है। मेटालिक की कहानी कुछ ऐसी है कि आपके पास परमाणु होते हैं धातु के, और धातु के परमाणु जो हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये बात सही है क्या? धातु में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन आता कहां से है? तो अपन कहते हैं कि धातु का परमाणु खुद उसको मुक्त करता है, और मुक्त करके क्या बना देता है? एक केटायन जैसी स्पीसी, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं? कर्नेल। क्लियर है? अब सुनो, अपन कहते हैं कि सर ये देखना, अब जो है ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में बल है, और एक ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इन दोनों के बीच में बल है। कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा? कोवलेंट वाला या मेटेलिक वाला? मेटेलिक वाला होगा ना सर। इलेक्ट्रॉन मुक्त पड़ा है और इस पर फोर्स लगा हुआ है ज्यादा, तो क्या ये चल पाएगा क्या? ओ भाई, तुम कह रहे हो कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तुम भी कह रहे हो कि हाँ सर इलेक्ट्रॉन मुक्त है, तभी विद्युत का क्या होता है? सुचालक। हाँ या ना? अगर ये इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो इस पे बल ज्यादा लगेगा, और ज्यादा बल लगने के बाद ये मुक्त भी हो जाएगा। हाँ या ना? ओ भाई,
मारो मुझे। अरे यार एक बात बताओ, आप लोग मजे करते हो या फिर मैं आप लोगों से कह दूं कि तुम लोग बिगड़ जाते हो कब? जब घर वालों का कंट्रोल ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है, हाँ या ना? अगर घर वाले तुम्हें दो सुबह कोचिंग आ रहे हो उस टाइम लपटाएं और जब तुम वापिस आ रहे हो तो तब फिर खाना खाने बैठ रहे हो, आते जाते कोई थप्पड़ मारते जा रहा है, कुछ कर मत दियो, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? मतलब अगर तुमसे थोड़ी सी भी गलती होती है तो तुम्हें फटाक से निपटा दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या तुम्हारे बिगड़ने के चांस हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब तुम पे कंट्रोल ज्यादा है तो तुम फ्री नहीं हो सकते, लेकिन यहां पर अगर मान लो तुम पे कोई कंट्रोल ना हो तो क्या तुम किसी को कुछ समझोगे? हाँ, बावली बात करते हो, फिर तो हम किसी से कम है क्या? है कि नहीं है? तो यार एक बात बताओ कि जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल ज्यादा लगेगा क्या या कम लगेगा? कम लगेगा। और यहां पर इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां बल क्या लगेगा? ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो कोवलेंट बॉन्ड में जो फोर्स लगेगा और मेटेलिक बॉन्ड में जो फोर्स लगेगा, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है? कोवलेंट वाला। इसलिए कोवलेंट की रेडियस क्या मिलती है? कम, और मेटेलिक की रेडियस क्या मिलती है? ज्यादा। बात पल्ले पड़ गई। और यहां पर तो तुम्हें फोर्स दिख ही रहा है कैसा है, फोर्स सबसे दुर्बल है, इसलिए त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा। बात तो समझ में आ गई सबको? अरे हाँ या ना? पक्का? तो लिखो नोट लिखा के। लिखो सर, लिखो। सहसंयोजी बंध में, सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन दो नाभिकों बीच में, दो नाभिकों के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? सांद्रित है। कॉन्सेंट्रेटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो कंसंट्रेशन वाला नहीं है, ये सांद्रित नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्लियर है? जबकि, जबकि धात्विक क्रिस्टल में, जबकि धात्विक क्रिस्टल में धातु परमाणु के नाभिक, धातु परमाणु के नाभिक तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु परमाणु के नाभिक तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य बल लगता है, मध्य बल लगता है, मध्य बल लगता है। इसलिए, 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 इसलिए सहसंयोजी बंध की सामर्थ्य, इसलिए सहसंयोजी बंध की सामर्थ्य, सामर्थ्य धात्विक बंध से ज्यादा होती है। सहसंयोजी बंध की सामर्थ्य धात्विक बंध से ज्यादा होती है, धात्विक बंध से ज्यादा होती है। ठीक है? ये कहानी तो है किसकी? इसकी। अब सुनना, हम कहते हैं कि सर कोई भी एक पर्टिकुलर एटम ले लो, तो अपन क्या बोलेंगे? फॉर ए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। पर्टिकुलर एटम, कोई भी आपका जो मन करे वो एटम ले लो, उस एटम में आपके पास तीन प्रकार की त्रिज्याएं मिलती हैं, कोवलेंट, दूसरा मेटालिक, और तीसरा कौन सा है? वन डबल। तो अगर यहां पर इनकी त्रिज्या का क्रम देखा जाए तो सबसे छोटा कोवलेंट, कोवलेंट से बड़ा मेटालिक, मेटालिक से बहुत बड़ा कौन होता है? वंडरवॉल। ये रेडियस क्या होती है? आपको इस ऑर्डर में प्राप्त होती है, नोट कीजिएगा। ये आपकी त्रिज्याओं के प्रकार थे, ये आपकी रेडियस के टाइप थे जो यहां पर क्या होते हैं? कंप्लीट। ठीक है? तुम बोलोगे कि सर आयनिक त्रिज्या कहां गई? आयनिक त्रिज्या के बारे में तो आपने कोई बात ही नहीं करी। तो आयन की त्रिज्या को क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। नहीं क्या? आयनिक त्रिज्या के बारे में आप सारी जानकारियां कहां पढ़ते हो? तो अपन कहते हैं कि सॉलिड स्टेट में, और यहां पर सिर्फ हम उनका कंपैरिजन करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्लियर है सर? तो ये कहानी क्या होती है यहां पर खत्म होती है। एक क्वेश्चन से बात को फिनिश कर देते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि हाइड्रोजन हैज, इतनी अंग्रेजी चल जाएगी? हाइड्रोजन हैज, ऑप्शंस आर मेटालिक, कोवलेंट, ऑन द वॉल, नंबर 4 ionic।
हाइड्रोजन हैज, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, चार चीजें आपको दी गई है। आपको एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हाइड्रोजन में कौन कौन सी त्रिज्याएं हो सकती हैं। बोर्ड पे लिखे हैं चारों ऑप्शन, आपको बताना है कि कौन कौन से सही है, कौन से सही नहीं है। बस इतना सा काम करना भाई। हाइड्रोजन हैज, हाइड्रोजन रखता है, क्या रखता है वो तुम बता दो भाई। हाइड्रोजन हैज, हाइड्रोजन रखता है, बोलो भाई। कोवलेंट, कोवलेंट और वंडरवॉल और आयनिक। अरे वाह यार, क्या बात है। मेटालिक बच गया, उसको भी ले लो। एक ही तो बचा है, नहीं? चलो सुनो, ध्यान से सुनना। सर मेटालिक रेडियस किसके लिए होता है? मेटल के लिए। क्या आपकी हाइड्रोजन मेटल है क्या? नो सर, इसका मतलब मेटालिक रेडियस नहीं हो सकता। कोवलेंट रेडियस तुम जानते ही हो कि ये हाइड्रोजन का परमाणु है और मिलकर बना रहा है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, और यहां पर ये जो रेडियस हो जाती है, ये रेडियस कौन सी हो जाती है? तो अपन कहते हैं कि सर आप लोगों की कोवलेंट रेडियस। करेक्ट है सर। मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात कर लूं, ये हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में अगर बात की जाए तो कौन सा फोर्स काम करेगा? तो अपन क्या बोल देंगे? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दैट अपन यहां से क्या ले सकते हैं? वंडरवॉल रेडियस भी ले सकते हैं। मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या है? सही। अब बात ये आती है कि क्या आयनिक होती है क्या? तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्राइड या कुछ भी ले सकते हो। Na+ और साथ में क्या बनाता है? H-, ये बन जाता है आपका एक प्यारा सा आयोन, और इसकी जो रेडियस होती है वो कौन सी हो जाती है? आयोनिक रेडियस। क्लियर है सर? ये कहानी आपको मिलती है। तो हाइड्रोजन के लिए तीनों प्रकार की त्रिज्याएं तुम बता सकते हो, लेकिन मेटालिक नहीं बता सकते क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है। लपेटो। सिंपल है सर, ऑप्शन से चेक कर लिया करो तो क्वेश्चन हो जाएगा। हेडिंग लगा दो। अब इस सोल्यूशन जो भी है जैसा लिखा जाए वैसा मार्क कर लीजिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, यानी कि परमाणुवीय त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, परमाणुवीय त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो सर, हमारी एटॉमिक रेडियस के टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं, और वहां पर अब कौन कौन से फैक्टर उनको प्रभावित कर सकते हैं, इस मुद्दे पर हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। तो सुनिएगा सारे लोग, बहुत ही सिंपल सा काम है। पॉइंट नंबर 1, देखो सर, एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे। जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, अलग अलग आवर्त आते हैं। तो क्या उनमें जैसे जैसे हम नीचे चलेंगे कोष की संख्या बढ़ती जाएगी क्या? और कोष की संख्या बढ़ती है तो नाभिक से दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या कि आपकी एटॉमिक रेडियस जो होती है वो नंबर ऑफ शेल, यानी कि कोष की जो संख्या होती है उसके क्या होती है? समानुपात। बोलो ये बात पल्ले पड़ गई क्या? एकदम आसान है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये कब लगाना है? तो अपन क्या कहेंगे? इन ए ग्रुप, जब एक वर्ग में आप लोग जा रहे हो। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। बोला जाता है कि अगर ऊपर से नीचे नहीं, हम तो कहां जाते हैं? लेफ्ट टू राइट एक आवर्त में। एक बात बताओ कि एक कोई भी आवर्त ले लो, उस आवर्त में आपका बाह्यतम कोष जो है वो आवर्त संख्या के बराबर मिलता है क्या? यानी कि वो हो गया फिक्स। अगर वो फिक्स हो गया तो ये तो बदल नहीं रहा। तो बदलने वाली चीज क्या है? जेड इफेक्टिव। हाँ या ना? अगर अपन कह रहे हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, मतलब नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होता है? बढ़ता है। अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो दूरी जो है इलेक्ट्रॉन की और नाभिक की बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है क्या कि एटॉमिक रेडियस जो होती है वो आपके जेड इफेक्टिव के क्या आती है? विद कर्मानुपात। बोलो सिंपल है क्या? एकदम से आसान है। अपन बोलेंगे ये कब लगाना है? तो अपन बोलेंगे कि सर इन ए पीरियड, एक पीरियड में, एक आवर्त में जब आप जा रहे हो तो आपको ये फैक्टर चेक करना है। फैक्टर नंबर 3 पर आते हैं कि तीसरा कौन सा फैक्टर इसको प्रभावित करता है।
तो सुनिएगा, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फॉर डिफरेंट आयोन्स, फॉर डिफरेंट आयोन्स ऑफ एन एलिमेंट। एक तत्व है, उस तत्व के भिन्न भिन्न आयन क्या किए गए हैं, हमें दिए गए हैं, और हमसे कहा जाता है कि इनकी रेडियस को कंपेयर करो। शायद आपको कल का लेक्चर अगर याद हो तो हमने जेड इफेक्टिव का कंपैरिजन पढ़ा था। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न आयनों के बारे में हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद हो तो हमने वहां पर लिखा था कि सर वहां पर काम करने वाला कारक कौन था, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव जो था वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था और नेगेटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद आ गया क्या? तो अपन क्या कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो आपको अच्छा लगे, मेरे को अच्छा लगा एक्स, मैंने ये ले लिया, मैंने बोला कि सर ये हुआ एक्स माइनस, ये एक्स टू माइनस, एनायन बना दिए। अब हमने कहा कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न आयन है तो हमने इसके धनायन भी बना दिए। ये लो सर, इतने सारे बना दिए। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो क्या जेड सब का सेम आएगा क्या? अगर जेड सेम आएगा तो तुम क्या बोलोगे कि इधर से इधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा। बेटा सिग्मा बढ़ता जा रहा है हर बार, यही होगा क्या? अगर सिग्मा बढ़ता है तो आप क्या कहते हो कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। जेड है तेरा नियत और सिग्मा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक बात बताओ कि जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटता जाएगा। बेटा जेड इफेक्टिव घटता जाएगा तो एक बात बताओ, जेड इफेक्टिव घटने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर बल क्या लगेगा, कम। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, दूर दूर। इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो आकार बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो ये कह दूंगा कि जेड इफेक्टिव घट रहा है तो साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अगर साइज बढ़ता जाएगा तो ये कहा जा सकता है क्या कि सबसे छोटा साइज धनायन का और सबसे बड़ा साइज ऋणायन का। तो बेटू ऐसा मेंशन कर देंगे इसको कि सर आपका जो साइज है, ध्यान से सुनना, कि जो साइज है किसी भी एटम का या उसके आयनों का, वो जेड इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर जेड इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो साइज नेगेटिव चार्ज के समानुपाती और उस पर जो आने वाला पॉजिटिव चार्ज है उसके क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? आसान है, हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन हमने इसको वापस पूरा बना लिया। एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, जैसे आपको बोल दे कि सर O-2, O-1, O+1, O2+, आपसे पूछे कि सर साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बोलोगे? कुछ नहीं देखना, आवेश देख लो, जितना ज्यादा ऋण आवेश उतना बड़ा साइज। करेक्ट है, सिंपल है। चलो, ऐसा ही एक क्वेश्चन नीट में आया था सर, H+H और H-, अगर आकार की बात करता है तो किसका आकार बड़ा होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, इसका। बोलो हाँ या ना, एकदम सिंपल है। तुम चाहो तो सिर्फ धनायन को न्यूट्रल से कंपेयर कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ये लो सर, ये लो, इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर साइज की बात करें तो सबसे बड़ा साइज इसका और सबसे छोटा साइज इसका। बोलो कोई जोर आएगा क्या? सिंपल सा है, नोट करो। या आपकी परमाणुीय त्रिज्या को जो कारक प्रभावित करते हैं उन कारकों में सिंपल सिंपल से पहले 3 कारक। बना दो भाई, फटाफट बना दो, देखें कि क्या होने वाला है। पेपर में सिर्फ इनऑर्गेनिक ही आ रहा है क्या? है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन सा बैच है, H4 है क्या? H4 है। अरे, परसों ही है ना, संडे को, तो H4 में इनऑर्गेनिक ही आएगा शायद, जहां तक मेरे को याद है। फिर भी एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग, है ना। और शनिवार तक जितना पढ़ा दिया जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कल कंप्लीट हो जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस तक आपके पेपर में आएगा। हो गया भाई सबका? क्वेश्चन बैंक मिला हुआ ना सबको?
ठीक है, क्वेश्चन वोश्चन लगाने स्टार्ट कर देना बेटा, कोई दिक्कत लगे तो बता देना, और जब चैप्टर खत्म होगा तो उसके साथ अपन उसको डिस्कस भी कर लेंगे ना, या फिर हर टॉपिक का साथ डिस्कस करूं, है या एक साथ? एक साथ, चलो ठीक। पीपीपी की जरूरत पड़ेगी क्या, है ऐसा? चलो कितने है, 50 कर लेगा क्या? अभी चला, अरे चला, एक क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है सर, अब देखो, एक ही एक तत्व के अगर भिन्न भिन्न आयन हमें दिए जाते हैं तो हम इजी वे में क्या कर सकते हैं, उनकी त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन और किस प्रकार से बन सकता है। तो लिखिएगा एक सिंपल सा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, देखो के प्लस तथा एफ माइनस, के प्लस तथा एफ माइनस की आयनिक त्रिज्याओं के मान, के प्लस तथा एफ माइनस की आयनिक त्रिज्याओं के मान लगभग समान, लगभग समान, और ब्रैकेट में लिख देना कितना है, 1.34 एंगस्ट्रम, लगभग समान 1.34 एंगस्ट्रम, ब्रैकेट बंद कर दें, है। तो तो पोटेशियम, तो पोटेशियम तथा फ्लोरीन, तो पोटेशियम तथा फ्लोरीन की, तो पोटेशियम तथा फ्लोरीन की परमाणुीय त्रिज्याओं के मान, तो पोटेशियम तथा फ्लोरीन की परमाणुीय त्रिज्याओं के मान क्रमशः, क्रमशः हो सकते हैं, क्रमशः हो सकते हैं, क्रमशः हो सकते हैं। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, 0.72 एंगस्ट्रम, 1.92 एंगस्ट्रम, सेकेंड ऑप्शन 1.34 एंगस्ट्रम और 1.92 एंगस्ट्रम। ये दे रहा है 1.92 एंगस्ट्रम और 0.72 एंगस्ट्रम और नन ऑफ द अबव। अरे वाह यार, क्या बात है, गजब बच्चे, चलो बहुत अच्छे सर। हाँ, आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड, क्या बात है यार, क्वेश्चन आते ही चिपका दिया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही हो गए तुम लोग, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। देखो सर, हमारे पास दो चीजें दे रखी है, एक तो है के प्लस, उसकी त्रिज्या कितना है 1.34, एक है एफ माइनस, इसकी त्रिज्या भी कितनी है 1.34। इसने बोला है कि सर आपके पास एक तो है पोटेशियम और एक कौन है फ्लोरीन, दोनों की त्रिज्याओं को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो सबको पता है कि धनायन की तुलना में इसकी रेडियस क्या होगी, ज्यादा, और सर ऋणायन की रेडियस न्यूट्रल से क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि पोटेशियम की त्रिज्या ज्यादा है, तो क्या ये 1.34 से बड़ा आएगा क्या, और इसकी त्रिज्या इससे छोटी है, तो क्या फ्लोरीन की त्रिज्या 1.34 से छोटी आएगी क्या, आएगी। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पहला ऑप्शन 1.34 से बड़ा हो और दूसरा 1.34 से छोटा हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, बहुत अच्छे सर, नोट करें। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। कितने फैक्टर हो गए, तीन, चौथे फैक्टर पर चलते हैं, चौथे फैक्टर पर चलते हैं। हेडिंग लगाओ सर, चौथा फैक्टर। देखो, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी हेतु आकार क्रम, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी हेतु आकार क्रम, यानी कि आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हैं और आपको उनके साइज का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या करना है, यहां पर बताना है।
तो चलिएगा सर उसी का हम डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। आपको अगर कल का लेक्चर याद हो तो हमने उसमें जेड इफेक्टिव में आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला केस भी पढ़ा था, याद है क्या? पढ़ा था, बहुत बढ़िया। तो उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा और बना लेते हैं। आपके पास Mg2+ है, आपके पास F- है, आपके पास Na+ है और आपके पास Al+3 है। क्या तीनों में, चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है क्या? 10-10। अगर बराबर है तो आप क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या आई बराबर, और वो भी कितने? 10। 10 का मतलब 1s2 2s2 2p6। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो आप क्या बोलोगे कि सर सिग्मा भी क्या होगा? समान। अगर यहां पर कह दूं कि सिग्मा हो चुका है नियत, लेकिन जैसे ही मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो परमाणु क्रमांक में लगातार क्या दिख रही है? वृद्धि। दिख रहा होगा शायद। अरे हाँ या ना? अरे दिख रहा है क्या? बोला सर चलने दो जो चल रहा है। अबे मूर्खों, कल जो ऑर्डर लिखा था वो अलग था और आज लिखा हुआ ऑर्डर क्या है? अलग है। यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 12। और इसका कितना है? 9। और इसका कितना? 11। और इसका 13। तो एवं ही चलने दो क्या? बोला चलने दो, लिखा होगा तो सही लिखा होगा, है ना? हाँ। चलो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा? O2-। क्या अब सही चल जाएगा क्या? चल जाएगा। अपन कह रहे हैं कि अगर ऐसा केस हमें यहाँ पर मिलता है तो आपका जेड इफेक्टिव क्या होता है? Z-सिग्मा। ये वापिस सिर्फ इसीलिए लिखा जा रहा है कि कल वाली बात आपको रिवाइज हो जाए। अगर बेटा आपके जेड का मान बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या हो जाती है? कम। सही बात है क्या? अब तुम बोल सकते हो कि सर यहां पर कोष की संख्या क्यों नहीं लग रही? तो भैया तुम देख सकते हो सब में कोष की संख्या क्या है? बराबर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हारे सामने पड़ा है तो सारी चीजें बराबर है, तो हमें मजबूरी में कौन सा फैक्टर लगाना पड़ेगा? जेड इफेक्टिव। और हम क्या कहते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होता है? घटता है। सर क्या ऐसा कह दिया जाएगा कि सर आपका जो साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो जेड इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती चलता है, तो जितना ज्यादा ऋण आवेश आपके पास आता है आपका साइज उतना बड़ा हो जाता है, और धनावेश आने के साथ साइज क्या होता जाता है? घटता जाता है। तुम कह रहे हो कि साइज घट रहा है तो सबसे बड़ा साइज किसका है? इसका। और सबसे छोटा साइज किसका है? इसका। तो अब सुनो, जैसे ही पीछे वाले पॉइंट पर हम जाते हैं, कौन से वाले पर? जब आप लोगों ने बात करी थी किसकी? डिफरेंट आयंस की। और जब आप बात कर रहे हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, तो क्या वहां पर दोनों केसेज में फैक्टर एक जैसा ही काम कर रहा है क्या? अरे हाँ या ना? कर रहा है। तो इसको नोट करें और इस पर हम बात करते हैं। फैक्टर सारे सिंपल सिंपल हैं, कोई भी फैक्टर मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस फैक्टर को फैक्टर के तरीके से याद रखना, काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम जितना भी कंपैरिजन कर रहे हैं ये सारा का सारा, पिछले वाला भी और ये वाला भी, फैक्टर नंबर 3 और फैक्टर नंबर 4, क्या ये आयनिक त्रिज्याओं का कंपैरिजन चल रहा है क्या? चल रहा है। ठीक है, तो आयनिक त्रिज्या अलग से कहीं नहीं रहेगा, आपके सामने ही है, आप आराम से उसको पहचान सकते हैं। हो गया? सिंपल है। चलो मैं आपको ऑर्डर दूं तो आप ऑर्डर बना दोगे क्या? चलो बहुत बढ़िया। लीजिएगा सर, आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज दी जा रही है और उनका ऑर्डर जो है वो आपको बनाना है। ऑर्डर क्या बनाना है सर? आपके पास है एक N-3, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। नियोन में भी कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। O-2 में भी होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। F- में भी होते हैं 10। Na+ में भी होते हैं 10। Mg2+ में भी होते हैं 10। और Al+3 में भी होते हैं 10। ये लीजिए सर इनका साइज ऑर्डर। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, P-3 में होते हैं फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 और 3 18। और आर्गन में भी 18। और उसके बाद सल्फाइड में भी 18, क्लोराइड में भी 18, पोटेशियम में भी 18, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम 2+ में भी 18, एल्यूमिनियम के बाद कौन आता है? गैलियम। गैलियम+3 में भी 18। और आपको क्या बताना है? साइज ऑर्डर।
ये 2 स्पीसी आपको दिए गए हैं, 2 सीरीज आपको दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इनका जो साइज ऑर्डर है वो साइज ऑर्डर कैसा आएगा। सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, पहले वाले में सब में समान है, दूसरे वाले में सब में समान है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का आकार क्रम हमारे सामने पड़ा है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज। हाँ सर, नेगेटिव वाले सारे पहले आएंगे, उसके बाद नियोन आएगा, उसके बाद सारे पॉजिटिव वाले। चलो ठीक है, एक आंसर आया है, यही आंसर है बेटा। नियोन, नियोन सबसे पहले आएगा, नियोन सबसे पहले आएगा, मतलब n-3 से भी पहले नहीं, n-3 पहले आएगा, उसके बाद नियोन आएगा और उसके बाद वैसा ही, तो घटता हुआ हो गया ना फिर तो। बोला नियोन, बोला n-3 सबसे पहले, तो ये तो पड़ा ही है। हाँ हाँ सर, n-3 के बाद में O-2, उसके बाद F-, फिर नियोन, फिर बाकी जो है वो है। चलो ठीक है, और कोई? चलो बहुत बढ़िया, नोट लगाओ, एक नोट लगाएं और एक छोटी सी बात लिखें। देखो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, लिखिएगा बेटा फटाफट लिखो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में सभी आयनों हेतु आयनिक त्रिज्या, सभी आयनों हेतु आयनिक त्रिज्या, जबकि अक्रिय गैसों हेतु, जबकि अक्रिय गैसों हेतु वंडरवॉल त्रिज्या का मापन किया जाता है। अक्रिय गैसों हेतु वंडरवॉल त्रिज्या का मापन किया जाता है, किया जाता है, मापन किया जाता है। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, अब बोलो अब आंसर क्या होगा? नियोन सबसे पहले आएगा, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लिखो नोट में, नोट में अगला पॉइंट लिखो, लिखो त्रिसंयोजी ऋणायन में, त्रिसंयोजी ऋणायन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण, कारण सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी में, सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी में इनका आकार, इनका आकार अक्रिय गैसों से बड़ा हो जाता है, इनका आकार अक्रिय गैसों से बड़ा हो जाता है, अक्रिय गैसों से बड़ा हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो भाई अब क्या होगा? सबसे बड़ा n-3। सर द्विसंयोजी तक तो ठीक है, यहां पर रिपल्सन लगता है पर इतना ज्यादा नहीं लगता कि वो इनर्ट गैस की वंडरवॉल रेडियस को क्रॉसओवर कर जाए, लेकिन n-3 आने का मतलब छोटे से साइज में 3 इलेक्ट्रॉन फंसाए हुए हैं और उनके बीच में रिपल्सन क्या लगेगा? बहुत ज्यादा, तो उसका साइज बढ़ जाता है और वो इनर्ट गैस को क्रॉसओवर करके निकल जाता है। बाकी मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, बाकी तो मेरे को पहले से ही आता था, तो ऑर्डर कैसा आ जाएगा? डिक्रीजिंग। अबे बावड़े लोगों, छोटा सा बोर्ड है मेरे पास, अब उस पे मैं इसको 2 बार थोड़ी लिखूंगा, इतना तो ध्यान लगाते हैं। चलो बहुत बढ़िया सर, एक बच्चे का आंसर जो है वो बिल्कुल क्या था? सही था। क्या नाम बेटा आपका? नरसी, भगवान नरसिंह। हाँ, चलो नरसिंह शर्मा, बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत सही आंसर आपका। आ गया भाई? अरे यस और नो? अब बात पल्ले पड़ी कुछ कुछ? चलो ठीक है, नहीं पल्ले पड़ी? हाँ भाई, अब करते हैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं। ध्यान से सुनते जाना और बहुत ही आसान तरीके से आप समझा सकते हो। क्वेश्चन है, आपको बनाना है सर साइज ऑर्डर, यानी कि आकार क्रम। पहला क्वेश्चन है H-, लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन तीनों, इन चारों के आकार क्रम को अरेंज करना है। ये एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आ चुका है,
आपको ढंग से बनाना है कि सर इसका ऑर्डर क्या बनेगा। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको कोई ऑर्डर मिलता है, जब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि उनमें कंपेयर कैसे करना है, तब आपको पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या इनमें कोई सिमिलरिटी है क्या? अगर आपको सिमिलरिटी समानता मिल गई तो कंपेयर करना बहुत आसान होता है। बोलिए सर। भाई कंपैरिजन का कोई ना कोई आधार होता है, बिना आधार के क्वेश्चन नहीं होता। बिना बेस के क्वेश्चन नहीं होता, कंपैरिजन किसी ना किसी बेस पे होगा। हाँ जी सर बोलिए। बना लेंगे या नहीं बनेगा? बना लोगे। हाँ भाई, कोई बताएगा? अरे कोई बताएगा? क्या ऑर्डर बना? हाँ सर। सबसे बड़ा Mg+2, फिर एल्यूमिनियम +3, फिर H- और फिर Li+। बहुत बढ़िया सर। और कोई पंडित जी? है? सबसे पहले लिथियम। ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मैग्नीशियम 2+। फिर चलो, फिर हाइड्रोजन और फिर लिथियम। चलो ठीक है। और कोई? कोई नहीं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए विद्यार्थी, हाँ देखिए, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? ऐसे कौन बैठता है रे? इधर देख सामने। अब देखो सर, यहां पर कंपैरिजन का बेस ढूंढते हैं। सबसे पहले H- और Li+, इन दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो अपन क्या कहते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनीय है, और सम इलेक्ट्रॉनीय में बड़ा वो होता है जिस पर ऋण आवेश ज्यादा होता है। सर यहाँ पर Mg2+ में 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो बड़ा वो होता है जिस पर कम धनावेश। आपका काम हो गया। अब मामला अटका है यहां पर। यहां पर ये मामला अटका है लिथियम और मैग्नीशियम के बीच। अगर लिथियम और मैग्नीशियम के आकार को देखा जाए तो हम कहते हैं कि क्या इनमें कोई संबंध होता है क्या? कौन सा? विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। सर ये संबंध काम आएगा। हम कहते हैं कि लिथियम प्लस का साइज जो है वो Mg2+ से चिन्ह सा बड़ा होता है। चिन्ह सा इन द सेंस 0.73 लगभग, और ये 0.71 एंगस्ट्रम लगभग। मतलब पूरा 0.02 का फर्क होता है। इतना सही होता है। इसलिए यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं तो लिथियम प्लस Mg से क्या होगा? बड़ा। तो एल्यूमिनियम तो बहुत छोटा। बात पल्ले पड़ गई। मैंने पहले बोला था एग्जाम में आया हुआ है, बट मैंने ये नहीं बोला कौन सी एग्जाम में आया हुआ है। जेई में आया हुआ है। लो जी सर। कोई बात नहीं, आपने अच्छा ट्राई किया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। H- F- Cl- Br- I-। H- F- Cl- Br- I-। करो बेटा कंपेयर। एक क्वेश्चंस का एग्जाम्पल का सॉल्यूशन जो मैं मार्क करता हूं, मैं जो लिखता हूं वो आप लिख लेना। हो सकता है आज आपको बात समझ आ जाए, लेकिन जब दोबारा रिवाइज करने बैठोगे तो सर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब कहां कौन सा फैक्टर लगा था। ठीक है, इसलिए निवेदन है आप लोगों से कि सोल्यूशन पूरा मार्क कर लिया करें। इससे क्या है कि आपको क्वेश्चन दोबारा पढ़ने में करने में दिक्कत नहीं आएगी। कभी अटकेगा तो तुम सॉल्यूशन भी देख सकते हो। हाँ भाई बोलो सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये कह रहे हैं कि ऑर्डर होना चाहिए ऐसा। और कोई? हाँ सर। क्लोरीन के बाद, क्लोरीन के आगे H-।
और H माइनस के आगे क्लोरीन, क्लोरीन के आगे ब्रोमीन, ब्रोमीन के आगे आयोडीन। चलो एक और चेंज हुआ है सर, थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे। और कोई? चलो कोई बात नहीं, देखो, अरे कोई बात नहीं, तो ऐसे सीखोगे। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, जेड बाई ई की। जनरली अपन जेड बाई ई को यूज नहीं कर रहे हैं, अपन डायरेक्ट जेड इफेक्टिव से चार्ज से निपटा दे रहे हैं। कई जगह पर हमें जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने आपको जेड बाई ई की बात पहले से बता रखी है। सुनो, हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितना होता है, एक, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो। इसका जेड बाई ई ही होता है कितना, 0.5। यहाँ पर फ्लोरीन की मैं बात करूं तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 9, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। सर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 36। सर आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 53, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 54। क्या आप इसको देखकर ये बता सकते हैं क्या कि यहां पर सबसे कम जेड बाई ई किसका है, हाइड्रोजन का। ये है 0.5 और ये लगभग 0.9। 0.5 और 0.9 लगभग डबल का फर्क है कि नहीं है? डबल का फर्क है, तो यहां पर जो आकर्षण है वो और यहां पर जो आकर्षण है वो, क्या वो मैं ये कह दूं जस्ट डबल का फर्क आ रहा है? कहां ज्यादा आकर्षण है, फ्लोरीन में? कहां कम है, हाइड्रोजन में? हाइड्रोजन में आकर्षण एकदम से मरा हुआ है। सर ध्यान से सुन लेना, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है। उसके बाद ध्यान से सुन लो, यहां पर मैं अट्रैक्शन की बात करता हूं, यहां भी अट्रैक्शन देखो 17/18, लगभग कितना आएगा, 0.9 के आसपास ही आएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। यहां भी आकर्षण ज्यादा, सर 35/36, यहां भी आकर्षण ज्यादा। बात समझ में आ गई? अब देखेंगे आयोडीन को। आयोडीन तक जब हम पहुंचते हैं तो कोष की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और बहुत बढ़ जाती है तो I माइनस का साइज बहुत बड़ा होता है, और H माइनस का साइज जो होता है वो Br माइनस से भी क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात को स्टार मार्क लगा लेना, बहुत काम आने वाली। ठीक है, ये बात स्टार लगा लेना, बहुत 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 काम आने वाली है सर। हाँ, कहाँ आएगी, जब बेटा तेरे फेरे हो रहे होंगे तो दुल्हन पूछेगी बता H माइनस का साइज कितना बड़ा है, तब काम आएगा बेटा। हाँ, चलो बोलो कहाँ काम आएगी ये बात। अबे यहाँ भंडारा चल रहा है, कहाँ काम आएगी बात है, मूर्ख आदमी। कौन सा था, आया नहीं क्या? चलो, वो आए तो उसको बता देना है ना। चलो, हाँ भाई हो गया। अरे ये मैं आपको सीधे क्वेश्चन भी सीधे सीधे बता भी सकता था, सीधा इसलिए नहीं बताया कि अब आपने करा, आपने गलत करा, मैंने बताया, अब आपको थोड़ा सा याद रहेगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली बता के छोड़ देता तो आपको ये याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कहानी किसकी है, इसकी। अब एक छोटा सा हेडिंग लगाते हैं, आयोनिक रेडियस का ही कंपैरिजन चल रहा है, तो आयोनिक रेडियस को पूरा ही निपटा के छोड़ देते हैं। तो एक छोटा सा हेडिंग लगा दो, सम डेटाबेस आयोनिक ऑर्डर, सम डेटाबेस आयोनिक ऑर्डर। यानी कि कुछ आयनिक ऑर्डर होते हैं जिनका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, तो वो क्या है, हमें डायरेक्टली याद रखने हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन मिल भी जाएगा तो एग्जामिनर तो हमसे पूछेगा नहीं कि बता भाई ये इतना बड़ा क्यों है और ये इतना छोटा क्यों है, जो है वो है। चलो सर अब सुनना, सिंपल सिंपल ऑर्डर है, कोई ज्यादा मुश्किल काम है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। देखो, हम बात करते हैं एल्कली मेटल की। एल्कली मेटल का केटायन है कौन, लिथियम। लिथियम के बाद कौन आता है, तो अपन कहते हैं कि सर आपका सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, और रुबिडियम के नीचे सीजियम। इधर सर आपके पास कौन है, तो अपन कहते हैं कि सर ये बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे कौन आता है, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम के बाद कौन आता है, बेरियम। ठीक है सर, ये लो। और यहां पर हम मैग्नीशियम के आगे ले लेते हैं किसको, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को लेने का कारण है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध होता है, लिथियम और मैग्नीशियम में भी क्या होता है, विकर्ण संबंध होता है, इसलिए एल्यूमिनियम को हम इनके साथ ही डाल देते हैं। अब सुनो, एक चीज सबको पता है क्या, कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो अगर मेरे को कह दे
कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का आकार कैसा होगा, ऐसा खुद सी बात है, सब कर लेंगे। सर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम का आकार कैसा होगा, तो अपन क्या बोल देंगे, ऐसा। आराम से सब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वो बोलता है कि लिथियम और बेरिलियम में बड़ा कौन है, लिथियम। क्यों है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, सबको पता है। ये भी हमें पता, ये भी हमें पता, ये भी हमें पता और ये भी हमें पता। इतना काम सब कर लेते हैं, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जो आए हैं आज तक, क्वेश्चन आया है एक तो के प्लस और एस आर प्लस टू का आकार क्रम कंपेयर करवा चुका है नीट में, दूसरा लिथियम और मैग्नीशियम का कंपेयर करवा चुका है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का कंपेयर करवा चुका है। तो बाकी बचे हुए हैं उनको भी हम ले लेते हैं, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैग्नीशियम से बड़ा कौन आया था, लिथियम। मैग्नीशियम से बड़ा कौन आया था, लिथियम। सर कैल्शियम से बड़ा कौन होता है, Na प्लस। बस ये तीर इसी हिसाब से चला दो, सीधे सीधे तीर जाने दो, तो आपको आपका आकार क्रम जो है वो क्या हो जाता है, मिल जाता है। अगर मैं इसको पकड़ के सीधा कर दूं तो क्या आपको फाइनल ऑर्डर मिल जाएगा क्या। सबसे बड़ा कौन होगा, सीजियम। उससे उससे छोटा रुबिडियम, हाँ या ना। अरे आ जाएगा। फिर बेरियम, फिर सॉरी फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, ऐसे करके आ जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला ग्रुप पूछ चुका है, दूसरा ग्रुप पूछ चुका है, और यहां पर ये बड़ा होता है, ये पूछ चुका है। तो 1 2 3 4 5, 5 में से 3 क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं। बात पल्ले पड़ गई, क्या आराम से याद रह जाएगा। अरे हाँ या ना, क्लियर है, एकदम सिंपल सा। अब तुम सोचोगे कि क्या सर हमें बहुत सारे आयन देके कंपेयर कराएगा, कभी नहीं कराएगा। तो अगर नीट के क्वेश्चन उठा के देखते हैं अपन लोग, तो उसमें मैक्सिमम जो आते हैं 4 आयन, मैक्सिमम 4 आयन, अगर आयन की बात है। लेकिन आजकल पिछले 2 साल में क्या हुआ है कि एक पूरे ग्रुप को कंपेयर करवाता है। अरे पूरे ग्रुप को कंपेयर करवाता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सर 2 पूरे ग्रुप ले लिए और आपको बोल दे कि इनको अरेंज कर दो ना, इतना मुश्किल नहीं देगा। पूरा ग्रुप कंपेयर कराएगा तो उसका आपके पास कोई बेसिस होता है। सर अगर 2-2 स्पीसी को पकड़ के कंपेयर करवाता है तो उसका कोई ना कोई बेसिस हमारे पास होता है, ठीक है। ये तो है किसकी रेडियस बेटा, केटायन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, एनायन की रेडियस की। तो ध्यान से सुनना, मेरे पास है कार्बाइड, मेरे पास है नाइट्राइड, मेरे पास है ऑक्साइड और मेरे पास है फ्लोराइड, ठीक है। ध्यान से सुनना, नाइट्राइड के नीचे आता है फॉस्फाइड, ऑक्साइड के नीचे आता है सल्फाइड और सल्फाइड के नीचे आता है सेलिनाइड, फ्लोराइड के नीचे आता है क्लोराइड, क्लोराइड के नीचे आता है ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के नीचे आता है आयोडाइड। ये मेरे पास कुछ आयन है, ध्यान से सुन लेना। इनकी रेडियस का कंपैरिजन बता देता हूं, ध्यान से देख लो। मैं आपसे ये कह दूं कि इधर से इधर जा रहे हो तो क्या ऊपर वाले ग्रुप में सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आकार का क्रम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पर भी ये तीनों क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, यस सर। यहां भी आकार का क्रम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो अपन बोलेंगे हाँ सर, यहां भी आकार का क्रम निकालना मुश्किल काम नहीं है। चलो सर, सर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं क्या, जा रहे हैं, तो आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सर ऑक्साइड, सल्फाइड, सिलेनाइड वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, आकार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नाइट्राइड और फॉस्फाइड में बराबर कौन बड़ा कौन हो जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे, फॉस्फाइड। इतनी बात तो होती है किसकी, तो अपन कहते हैं कि जो हमें पहले से आता है। यानी कि सर ये सिंपल सिंपल कहानी है। अब बात ये आती है, वो कंपैरिजन करवाता है किसका बेटा, तो अपन कहते हैं कि सर आपके ऑक्साइड का और क्लोराइड का। ऑक्साइड से बड़ा कौन होता है, क्लोराइड। ऑक्साइड से बड़ा कौन होता है, क्लोराइड। अब देखो सर अगला जो कंपैरिजन आता है वो नाइट्रोजन, सल्फाइड और ब्रोमाइड का, डायगोनली चल रहा है। तो नाइट्राइड से बड़ा होता है सल्फाइड और सल्फाइड से बड़ा होता है कौन, ब्रोमाइड। यहां तक भी तुम बोलोगे याद रह जाएगा। अब बात आती है सिलेनाइड से बड़ा होता है कौन, आयोडाइड। लेकिन इसी सिलेनाइड से बड़ा होता है फॉस्फाइड और फॉस्फाइड से बड़ा कौन होता है, कार्बाइड। बात पल्ले पड़ गई। अरे हाँ या ना, ये कुछ डेटाबेस ऑर्डर हैं जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। कैसे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट हमें पता है, हमें याद कैसे रखने हैं, डायगोनल पे याद रखने हैं कि डायगोनल पे इनका ऑर्डर कैसे बनता है, नोट कीजिएगा, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट में फंसने की गलती मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि साइज में बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो प्योर डेटाबेस होते हैं, आप उनका रीजन ढूंढना भी चाहो तो नहीं ढूंढ पाओगे। सबके अलग अलग रीजन होते हैं, सबकी अलग अलग कहानियां होती हैं। ये हमारा एक सिंपल सा साइज का ऑर्डर है, और वो ऑर्डर प्योर डेटाबेस है बेटा। ये आपकी आयोनिक रेडियस की कहानी खत्म होती है यहां पे। ये आपकी आयोनिक रेडियस की कहानी खत्म होती है।
ठीक है सर, आयोनिक रेडियस में जितना भी कंपैरिजन था, सारा का सारा कंपैरिजन हमने कर लिया है, सारी कहानी हमने बना दी है। चले भैया, तीर सही से चलाना। अगर तीर उल्टा पुल्टा हो गया तो तीर कहीं भी लग सकता है। तो तीर निशाने से भटकना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें। अभी चला। चला। अरे बस बस बेटा, भावनाएं अपने मन में ही रखें। हाँ, अब दो बात करते हैं, ध्यान से सुनना। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, फुद्दू फुद्दू। क्या होता है? वो बोलता है कि सर स्मॉलेस्ट केटायन, सबसे छोटा धनायन। और दूसरी बात करता है स्मॉलेस्ट एनायन, सबसे छोटा ऋण आयन। हाँ भाई, सबसे छोटा धनायन कौन होता है? सबसे छोटा। आयनिक रेडियस पढ़ चुके हैं पूरी। एच प्लस। एच प्लस का साइज सबसे छोटा क्यों? इस गरीब के पास कुछ है ही नहीं। अरे वो नहीं सुना क्या, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? वो वाली कहानी है गरीब की। अभी स्मॉलेस्ट एनायन, सबसे छोटा ऋणायन कौन है? एच माइनस, एफ माइनस। एच माइनस नहीं है, एफ माइनस करेक्ट है। याद रखना भाई, क्वेश्चन आता है इस पे। अब तुम बोलोगे इस पे क्या क्वेश्चन आता है? इस पे क्या क्वेश्चन आता है? जैसे मैं ये कह दूं कि एफ माइनस और एफ, और मैं कह दूं कि एच माइनस और एच, समझ में आया कुछ क्या बोला? इनकी त्रिज्याओं का अनुपात और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो अपन कहते हैं कि इनका जो साइज रेशियो होता है वो ज्यादा किसका होगा? एच माइनस और एच का। बात पल्ले पड़ गई? तो अपन क्या बोलेंगे कि ये अनुपात बहुत बड़ा होता है किसकी कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन। ठीक है। ये कहानी किसकी होती है? तो अपन कहते हैं कि सर ये कहानी हमारे अपने आयोनिक रेडियस की होती है। आयोनिक रेडियस की कहानी आपकी यहां पर समाप्त होती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लगाओ। चले आगे। हेडिंग लगा दो, पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। पीरियोडिक वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, यानी कि परमाणुवीय त्रिज्या में आवर्तिता जो होती है वो कैसे होती है और क्यों होती है उसकी बात करते हैं। पीरियोडिक वेरिएशन इन एटॉमिक साइज। हाँ भाई, अब सुनो। देखो सर, सबको एक बात पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, ये सबको पता है। तो हम लोग यहाँ पर पीरियोडिक वेरिएशन को दो तरीके से पढ़ने वाले हैं। नंबर वन, हम बात करेंगे सर इन ए पीरियड, इन ए पीरियड ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक जो हैं उनके पीरियड में साइज का ऑर्डर हमें कैसे मिलता है? तो इसमें हमारे पास पहला केस है किसका? तो अपन कह रहे हैं कि सर साइज ऑर्डर, साइज ऑर्डर ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड का साइज ऑर्डर चेक करते हैं। देखना, सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये आता है। हम लोग क्या कहते हैं कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव के मान में क्या होती है? वृद्धि। तो आकार में क्या होती है? कमी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। लेकिन हम एक बात और जानते हैं कि सर यहां पर लिखा हुआ है नियोन, और नियोन होती है कौन सी गैस? इनर्ट। इनर्ट गैस के लिए रेडियस कौन सी आती है? वॉन्डरवॉल। और तुम जानते हो कि वॉन्डरवॉल त्रिज्या का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा, अधिकतम। तो यहां से घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटेगा,
लेकिन इनर्ट गैस पर आकर क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। जब हम इसका फाइनल ऑर्डर अप्रोच करते हैं तो सबसे बड़ा साइज किसका आता है, नियोन का। क्यों आता है, क्योंकि नियोन इनर्ट गैस है, वंडरवॉल रेडियस लेते हैं, बाकी जितने भी लिखे हुए हैं सब के लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं, कोवलेंट रेडियस से संयोजी त्रिज्या। तो अपन क्या कह देते हैं कि सर ये क्या आएगा, लिथियम, ये बेरिलियम, ये बोरॉन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये कौन है आपका फ्लोरीन। ये ऑर्डर क्या हो जाता है, आपको यहां पर मिल जाता है, किसका, सेकंड पीरियड के साइज ऑर्डर की कहानी है। नोट करो, मैंने एक बात बोली, अगर तुम लोगों ने बीच में नोटिस किया हो तो, है बेटा, अगर तुम्हें कहीं पर कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, चालो सर डाल ही रहे हैं बेटा तब से। हाँ, मैंने ये बोला कि नियोन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के लिए हमने कोवलेंट रेडियस का मेजरमेंट करा है। आपकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आया कि सर लिथियम और बेरिलियम तो मेटल है, तो इसके लिए कोवलेंट रेडियस कैसे हो गया। चलो कोई बात नहीं, बात करेंगे, आप लिखो एक बार। वे कान खुले रखा करो बे, हैं, नोट करो फटाफट और क्वेश्चन लिखते हैं दो तीन। हो गया, हो गया। चलिएगा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो परमाणु त्रिज्या का सर्वाधिक मान है। क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु त्रिज्या का सर्वाधिक मान है। ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 नियोन, ऑप्शन नंबर 2 लिथियम, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन, ऑप्शन नंबर 4 फ्लोरीन। आंसर नहीं चाहिए मेरे को, दूसरा क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन हो गया, परमाणु त्रिज्या का सर्वाधिक मान है, चारों ऑप्शन आपके सामने है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, सहसंयोजक त्रिज्या का सर्वाधिक मान है। सहसंयोजक त्रिज्या का सर्वाधिक मान है। ऑप्शन है लिथियम, कार्बन, फ्लोरीन और नियोन। सेम ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन, वंडरवॉल त्रिज्या का सर्वाधिक मान है। वंडरवॉल त्रिज्या का सर्वाधिक मान है नियोन, लिथियम, कार्बन, फ्लोरीन। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए क्या। पहले में क्या पूछा है, परमाणुवीय त्रिज्या, दूसरे में सहसंयोजक त्रिज्या, तीसरे में वंडरवॉल त्रिज्या। तीनों क्वेश्चन आराम से आपके पास पूरे एक दिन का समय है, आप लोग सोचें, समझें, मनन करें। कल के लेक्चर में बात करते हैं रिजल्ट क्या